नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। तो चलिए, सिंधु नदी तंत्र में अब हम बात करते हैं कि सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है, मतलब वो किन किन रास्तों से गमन करती है। हम केवल सिंधु नदी अभी बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आपको अन्य नदियों की। तो सिंधु नदी के बारे में हमने बोला कि एक ग्लेशियर है स्नो ख्वाब, और कैलाश मानसरोवर के पास ग्लेशियर बर्फ का एक टुकड़ा होता है जो पिघल जाने के बाद नदी स्रोत या जल स्रोत या अपवाह क्षेत्र जलवाहिकाओं का निर्माण करती है। तो इसी झील से एक स्रोत है, इस स्रोत से सिंधु नदी एक जलवाहिका के रूप में निकलती है। कहाँ? तो कैलाश मानसरोवर। जगह क्या है सर? ये कैलाश मानसरोवर का जगह लिख लीजिए, तिब्बत। और झील का नाम है बोखुरचो। काला पेन लीजिए सर। जगह का नाम है तिब्बत। झील का नाम है बोखुरचो और ग्लेशियर का नाम है स्नो ख्वाब। ये नदी अब तिब्बत से होते हुए सर, अगर यार ध्यान दीजिएगा, ये भारत का मैप है और इस जगह से सिंधु नदी ऐसे करके जास्कर, जानते हैं ना जास्कर क्या है? पहले आप सोचो कि हमने जास्कर लिखा, ये कोई नया नाम तो है नहीं। तो जास्कर सर हिमालय की श्रेणियां हैं। जास्कर हिमालय की श्रेणियां है, पर्वत शिखरों का समूह है। इसी में से सिंधु नदी कहीं किसी दर्रे, कहीं किसी गौज, कहीं किसी घाटी से होके प्रवेश करती है और वो बहती है। तो भारत में ये कहाँ प्रवेश करती है? तो सर भारत में ये प्रवेश करती है लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर, जो हम यहाँ फोटो बना रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और ये इस जगह से लद्दाख और जास्कर श्रेणी से भारत में प्रवेश करती है। और जहाँ भारत में प्रवेश करती है सर, वह जगह का नाम है सिंधु नदी। हम कहीं और लिख देंगे, उस जगह का नाम है सर दमचक। क्या नाम है? दमचक। और ये अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, लद्दाख यूटी में आता है। दमचक से होकर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इतने दूर तक तो वो तिब्बत में बही, लेकिन अब वो भारत में प्रवेश कर चुकी है। और भारत में जहाँ प्रवेश कर रही है सर, वो जगह है लद्दाख। तो लद्दाख के पास भारत में सिंधु नदी दमचक जगह का नाम है, प्रवेश करती है। और जब आगे बढ़ती है दोस्तों, तो इसमें कश्मीर के पास इस जगह पे इस सिंधु नदी में इस तरह से कश्मीर के पास दो नदियां, एक का नाम है नुब्रा, एक का नाम है सियोक। नुब्रा और सियोक नदी आपको सिंधु नदी में आके मिलती है। और फिर सिंधु नदी जब ये जगह क्रॉस कर जाती है, ये जगह यहाँ देखना मैप में, ये जगह जब क्रॉस कर जाती है, जहाँ मैंने ये पॉइंट बनाया है, ये जगह जब क्रॉस कर जाती है, तब जगह ये भारत का अंतिम सीमा होता है। और भारत के अंतिम सीमा के बाद ये अब चली जाती है पाकिस्तान में। और वह जगह दोस्तों क्या है पाकिस्तान का? वह जगह है दर्दिस्तान, और जगह का नाम है चिल्हास। ठीक है, यानी कि यहाँ से वो पाक में प्रवेश कर जाती है, पाक में इंटर, और यहाँ इंडिया में इंटर, INDI, इंडिया में इंटर। ठीक है, इस जगह पे ये इंडिया में इंटर है और ये पाकिस्तान में इंटर है। हम सब चीज़ को शॉर्ट में कर दे, क्या P लिख देते हैं तो पाकिस्तान में इंटर, I लिख देते हैं इंडिया में इंटर। ठीक है, अब ये पाकिस्तान में बहना शुरू हो गई। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसके बाद पाकिस्तान में इसमें दो छोटी छोटी नदियां आके मिलती है। एक का नाम है काबुल,
और एक का नाम है स्वात। और ये दोनों नदियाँ सिंधु नदी में आके मिलती है, वो जगह का नाम है स्वात घाटी। और इसके बारे में एक फेमस चीज़ है कि जिस तरह कश्मीर को भारत का स्वर्ग बोलते हैं, कश्मीर को भारत का स्वर्ग बोलते हैं, स्वात घाटी को पाक का स्वर्ग बोलते हैं, पाकिस्तान का स्वर्ग। तो दो नदियां काबुल और स्वात पाकिस्तान में आके मिलती है, वो नदी स्वात घाटी। घाटियां हमने बता चुके हैं कि वो दो पर्वतों के बीच में वह स्थान जो आपको एक निचला सतह होता है, मतलब जैसे ये उठा हुआ भाग है और ये भी उठा हुआ भाग है, इसके बीच में जो निचला भाग है, निचला उठा हुआ भाग जहाँ से आदमियाँ रह सकते हैं, आने जाने का रास्ता मिलता है, वो क्षेत्र घाटियाँ कहलाती है। जैसे कि ऊपर से नीचे देखो तो एक गड्ढा जैसा, ये गड्ढा जैसा जो दिखे यहाँ से, वो घाटियाँ कहलाती है। और स्वात घाटी आपको काबुल और स्वात नदियों के संगम पे बना है। इसके बाद सर इसमें दो नदियाँ पाकिस्तान से और इम्पोर्टेंट हम सिर्फ लिख रहे हैं, उसका नाम है कुर्रम और इसका नाम है गोमल। ये दोनों पाकिस्तान से आके सिंधु नदी में मिलती है, इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको सिर्फ नाम दे रहे हैं। इतना बता देते हैं कि ये दोनों नदियां जो है, सुलेमान पर्वत है पाकिस्तान में, उसी से उसका उद्गम स्रोत है और वहाँ से आके ये सिंधु नदी में मिलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां आप स्टार लगा दो। स्टार लगाने के लिए सर एक पॉइंट है सिंधु नदी के बारे में, अगर स्टार लगाना हो तो एक यहाँ की भारत में कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है, स्वात घाटी के बारे में, और पंचनद। तो सर एक जगह है मिठान कोट पाकिस्तान में, मिठान कोट, जहाँ पे सर आपको एक नदी आके मिलती है, उसका नाम चिनाब है। उल्टा लिख दिया हमने, ये उल्टा लिख दिए हैं, ये चिनाब ऊपर होगा और रावी नीचे होगा, ठीक है। रावी छोटा है, चिनाब बड़ा है। ये तो हम भी सोच रहे थे कि ये रावी कैसे हो गया। सर ये नदी है चिनाब नदी, चिनाब नदी जिसमें झेलम और रावी नदी आके मिलती है। अब झेलम कहाँ मिलती है, पहले निकलेंगे झेलम के बारे में तब। तो सर 1, 2, 3 और 4 ये सभी नदियाँ पंचनद कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5 पाँच नदियाँ पंचनद कहलाती है। 5 नदियों के मिलने से जो नदियाँ बनी उसका नाम पंचनद पड़ा। और यह पाकिस्तान के मिठान कोट में आकर कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में। और इसके बाद यह एक धारा होके पंचनद बन के सिंधु नदी अरबियन सी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी का अफवाह क्षेत्र बस इतना है। अब हम बढ़ते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। तो अब बढ़ते हैं झेलम की ओर। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल सर बेरीनाग एक जगह है, बेरीनाग एक जगह है और यह पीर पंजाल जनपद में आता है। पीर पंजाल, आपको श्रेणी याद होगा, पीर पंजाल श्रेणी हमने पढ़ाया है, हिमालय की श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी में एक जगह है बेरीनाग। और झील का नाम क्या है सर, शेषनाग। झील का नाम है शेषनाग। और इसी झील से एक नदी स्रोत निकलती है, उसका नाम है झेलम नदी। और इसका उद्गम स्थल बेरीनाग के समीप शेषनाग पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है और यह झेलम नदी कहलाती है। सिंधु नदी के बारे में हमने 2 चीज़ बोलना भूल गया। एक तो वो इंडिया में 114 किलोमीटर और टोटल 2880 किलोमीटर, यानी भारत में सिंधु नदी कितना लंबाई है इसकी लंबाई भारत में आपको 1114, टोटल 2880 है। ये पूछा जाता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, जब ये शेषनाग झील से होके झेलम नदी निकलती है तो इसमें एक नदी, इसकी सहायक नदी आके मिलती है। उस नदी का नाम है किशनगंगा। क्या नाम है दोस्तों, किशनगंगा, ठीक है। ये नदी जब कश्मीर से होते हुए गुजरती है तो एक झील का निर्माण करती है और वो झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो उस झील का निर्माण कौन करती है,
झेलम नदी, और उस झील का नाम क्या होगा दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील। ठीक है दोस्तों, तो ये वुलर झील का निर्माण करती है। इसके बाद दोस्तों ये पाकिस्तान सीमा जो है इसके समांतर, ये पाकिस्तान बॉर्डर है, पाक बॉर्डर, इसके समांतर एक जगह है झांग। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और ये झांग नामक जगह पे चिनाब नदी में आके मिल जाती है झेलम नदी। कहाँ आके मिल जाती है? चिनाब नदी में। तो दोस्तों हमने आपको बोला कि हम आपको सभी परियोजना भी बताएंगे, क्योंकि सिंधु नदी की अभी हम परियोजना नहीं बताए हैं। सिंधु नदी के बारे में हम बहुत डिटेल से जानेंगे बाद में, जब हम उसको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो अभी हम चिनाब को ख़त्म करेंगे। तो झेलम नदी पे दोस्तों 2 परियोजना है, एक है तुलबुल और दूसरा है उड़ी। ये 2 परियोजना झेलम नदी पे बनाया गया है। ठीक है, तो झेलम नदी के बारे में एक शब्द में बोला जाए शुरू से, तो वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, वुलर झील का निर्माण करती है, झांग के पास चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। तुलबुल और उड़ी परियोजना इस नदी पे है, और इसकी बहुत सारे सहायक नदियों में इम्पोर्टेंट जो है, इसकी सहायक नदियों में एक नाम किशनगंगा है। इसके बाद दोस्तों हमने बोला कि जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है झेलम नदी, तो इस समय ये पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है नीलम। और ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान की नीलम नदी किस नदी का उपनाम है? जिस तरह गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बदमा कहलाती है, उसी तरह जब झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो नीलम कहलाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं चिनाब नदी की ओर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं चिनाब नदी की। तो दोस्तों बारालाचा दर्रा, हमने इसको भी पढ़ा चुके हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों में। तो बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? कोई बता पाएंगे क्या? बारालाचा दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, और हमने बोल चुके हैं पहले भी कि यह लेह और मंडी हिमाचल प्रदेश और लेह। तो दोस्तों ये लद्दाख का लेह है यहाँ पे, और ये मंडी है, और इसी के बीच में है बारालाचा दर्रा। और इस दर्रा से होते हुए आपको रास्ता मिलता है कहाँ? मंडी और लेह के बीच में। इसी दोनों दर्रों के बीच से दोस्तों 2 नदियाँ गुजरती है, और उन 2 नदियों का नाम है, तो बारालाचा दर्रा के पास से दोस्तों 2 नदियाँ निकलती है। ये जल स्रोत है केवल, और वह 2 नदियाँ हैं चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा आपको हिमाचल प्रदेश में एक जगह है टांडी नामक जगह पे ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, और क्या निर्माण करती है? चिनाब नदी। अलकनंदा भागीरथी मिलकर जिस तरह गंगा नदी का निर्माण करती है, चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम पे आके मिल जाने के बाद जो नदियां एक होके बहती है उसको हम लोग बोलते हैं चिनाब नदी। और निकलती कहाँ से है? ये बारालाचा दर्रा। इसको इस तरह ना दिखा के, इस तरह दिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये 2 श्रेणियों से बारालाचा दर्रा इसके बीच में है, और इसी दर्रों से 2 नदियां निकलती है, एक चंद्रा और एक भागा। और ये 2 नदियां आपस में जाके टांडी नामक जगह पे मिलती है, वो कहलाती है आपको चिनाब नदी। अगर चिनाब नदी की बात की जाए दोस्तों, तो ये चिनाब नदी पंचनद की सबसे लंबी नदी है। पंचनद हमने बोल चुके हैं कि ये 5 नदियों का संगम है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है दोस्तों आपको चिनाब बोलो, दोनों नाम बोला जाता है। भारत में लंबाई है इसकी 1180 मीटर। और दोस्तों ये इस नदी से होते हुए ऐसे करके बहती है, इस तरह से। ये भारत का इलाका है, ये पाकिस्तान का इलाका है। तो चिनाब नदी आपको भारत में 1180 मीटर इसकी लंबाई है, और पाकिस्तान के किश्तवाड़ एक जगह है, पाकिस्तान का किश्तवाड़ एक जगह है यहाँ पे,
जहाँ पे जब ये भारत को छोड़ के पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और वो श्रेणी यहाँ पे हमने बताया था पीर पंजाल, क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है। यहाँ पे ये दोस्तों एक गहरा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है, तो दोस्तों जब पर्वतों से एकदम विशाल मात्रा में जो पानी गिरता है तो यहाँ एक गहरा गड्ढा इस तरह का कर देता है। ये पर्वत है और ये इस तरह विशाल गड्ढा करके या फिर ये पानी आगे की ओर बह जाती है। हम लोग उस जल के गहरे क्षेत्र को बोलते हैं गॉर्ज। ना तो डिटेल में जाना है नहीं। तो ये पीर पंजाल किश्तवाड़ से होते हुए दोस्तों पाकिस्तान में एक जगह है अखनूर, जहाँ ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। कौन सी जगह पे, पाकिस्तान में। इतना इम्पोर्टेंट चेनाब नदी में नहीं पूछता है। चेनाब नदी में हमको जो पूछता है, एक तो चंद्रा और भागा नाम से बना है इसलिए इसका नाम चंद्रभागा भी है, पहला नाम ये, ठीक है। दूसरा, ये नदी जो है इसका मुहाना पूछा जाता है, तो कहाँ आके मिलती है, तो ये नदी आके मिल जाती है दोस्तों पाकिस्तान में सतलज में। कहाँ, सतलज में। तो चेनाब नदी में इतने चीज़ तो हो गए दोस्तों, क्या क्या कि पंचनद की सबसे लंबी नदी है, भारत में 1180 मीटर प्रवाह क्षेत्र है। लेह और मंडी के बीच में बारालाचा दर्रा से होकर निकलती है। दो नदियां चंद्रा और भागा उसके संगम है। टांडी नामक जगह पे चंद्रभागा या चेनाब के नाम से ये आगे बढ़ती है और अखनूर के पास मैदान में प्रवेश करती है। सतलज नदी में मिल जाती है और बाद में पंचनद बन के अरेबियन सी में जाके मिल जाती है सिंधु नदी में मिलने के बाद। इतना। अब आ रहे परियोजना। तो दोस्तों इसमें 3 परियोजनाएं हैं। चेनाब नदी की 3 प्रमुख परियोजना है। एक है बगलीहाल, दूसरा है सलाल। ये सिर्फ हम भारत के अंदर की परियोजना बता रहे हैं, याद रखिएगा। हर नदियों की हम केवल भारतीय सीमा की परियोजनाएं बता रहे हैं। दुलहस्ती, ये चेनाब नदी दोस्तों अब खत्म हो गया। ये 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं, बगलीहाल, सलाल और दुलहस्ती। अब दोस्तों हमने बोला था आपको दर्रों में, एक और दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उस दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में हमने रोहतांग दर्रों के बारे में बताया था। इसमें एक घाटी है चंबा घाटी, और इसी चंबा घाटी से रावी नदी निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के चंबा घाटी से होते हुए है। और दोस्तों ये नदी आके आपस में मिल जाती है किस नदी में, चेनाब नदी के पास। चेनाब नदी में मिल जाती है और जगह का नाम है सराय सिंधु, पाकिस्तान में है सर। कहाँ है, पाकिस्तान में। हम आपको इस तरह के मैप में दोस्तों हम एक एक नदियों का, इस तरह के मैप में एक एक नदियों का हम विवरण आपको दे देंगे दोस्तों। आप निश्चिंत रहें, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तान में एक नदी है दोस्तों सराय सिंधु, ये नदी बोलते, एक क्षेत्र जगह है सराय सिंधु, वहाँ पे रावी नदी मिलती है चेनाब में, और यहाँ से फिर चेनाब नदी अखनूर के पास मैदान में प्रवेश करती है और फिर सतलज में मिलती है और फिर पंचनद बन के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो रावी नदी के बाद अब आते हैं दोस्तों ब्यास नदी पे। रावी नदी भी लगभग खत्म ही हो गया। इसमें हमने जो दोस्तों 2-3 चीज़ें बताना भूल गए। परियोजना, तो एक चमेरा परियोजना है और रंजीत सागर परियोजना है। रंजीत सागर परियोजना, और दोस्तों आपको रंजीत सागर परियोजना में एक बांध का नाम बार बार पूछा जाता है कि कौन सा बांध है। थीन बांध रावी नदी के किनारे है, और अपना हड़प्पा भी रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में जो मिलता है हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो दोस्तों ब्यास नदी यहीं पे अभी हमने बोला था रोहतांग दर्रा, जहाँ से रावी नदी निकलती है, रोहतांग दर्रा, इसी दर्रे से होके एक नदी निकलती है, उस जगह का नाम है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड नामक जगह से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्यास नदी। मिठानकोट तो पंचनदी का हम बता रहे थे, उसका नाम है ब्यास नदी। और दोस्तों ब्यास नदी की अगर विशेषता की बात की जाए
तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से, कहाँ गया यह जगह है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से होके बहती है। कौन सी घाटी, घाटियों में हम सब पढ़ा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से होके बहती है। ब्यास नदी के बारे में हमने बोला कि यह रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। और आपको ये पाकिस्तान, ये पंजाब में एक जगह है दोस्तों होशियारपुर, पंजाब में एक जगह है होशियारपुर, यहाँ पे दोस्तों ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहाँ, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और सर दोस्तों एक जगह है आपको, ये क्या कहते हैं, हरिके बराज नामक जगह है शायद, हरिके बैराज एक नामक जगह है। क्या नाम है सर, हरिके बैराज, बैराज मतलब डैम भी बोल सकते हो। हरिके बैराज नामक जगह पे यह नदी सतलज में मिल जाती है, ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है। और इसी जगह पे एक आपको परियोजना है हरिके बैराज परियोजना। हरिके बैराज परियोजना किस जगह पे, जहाँ सतलज और ब्यास नदी मिलती है, यहीं पे मिलन स्थान पे एक डैम बना दिया गया और इसी का नाम रखा गया है हरिके बैराज परियोजना। और दोस्तों इसी परियोजना जहाँ डैम बनाया, वहाँ से हमने डैम बना के एक नहर का निर्माण किया, उसका नाम रखा इंदिरा गांधी नहर। और आपको बता दें कि ये इंदिरा गांधी नहर भारत की इम्पोर्टेंट है, भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से होकर निकलती है, पंजाब के होशियारपुर में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिके बैराज में सतलज नदी में आके मिल जाती है। इसी बैराज के पास से इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। इतना तो हमने बता दिया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है सर कि आपने पंचनद में जितनी नदियाँ पढ़ी है सर, एक को छोड़ के सभी पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ, पाकिस्तान में जाके मिलती है सिंधु नदी के, और सिंधु नदी के किसी और भाग में, मतलब सिंधु नदी स्रोत में, सिंधु नदी तंत्र में बोलो, क्योंकि कोई चेनाब में मिलती है, कोई सतलज में। लेकिन ये नदी जो है सर आपको हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में जाके मिल जाती है। तो इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है सर, भारत में। तो क्वेश्चन क्या है कि पंचनद की एकमात्र नदी जो केवल भारत में बहती है, और उसका नाम आप डाल दोगे ब्यास नदी। तो पंचनद की जो प्रमुख नदियों में आपने अब पढ़ लिया, वो रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सतलज नदी पे। कहाँ पे आते हैं, सतलज नदी पे। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर नामक जो जगह है, ये जगह है सर कैलाश मानसरोवर का। इससे हमने बोला कि दो नदियां निकलती थी दोस्तों, एक नदी थी सिंधु नदी, और यहाँ पे आपको अरब सागर में आके गिर जाती है, और वो नदी थी सिंधु नदी। यही एक और झील था दोस्तों, इसी कैलाश मानसरोवर में एक झील मैंने बोला बोखुरचू, जहाँ से सिंधु नदी निकली। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और एक झील है दोस्तों राकसताल, राकसताल नाम लिख दो यहाँ भी, और राकसताल। इसी नदी से आपको एक और नदी निकलती है, और वो भारत में प्रवेश करते 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 ऐसे आके सिंधु में मिलती है। ठीक है, तो ये नदी का नाम है सतलज, जो राकसताल झील से होके निकलती है। और दोस्तों भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के पैरेलल चलती है। देखो समांतर चल रही है, सिंधु नदी के समांतर 400 किलोमीटर तक चलती है। इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, इसको मत दिमाग में रखना। बस हम बता रहे हैं कि ये सिंधु के पैरेलल थोड़ा चली, लेकिन ये एक जगह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में फिर, और वह जगह है सर सिपकिला दर्रा। हम इसको जब दर्रा पढ़ाए थे तो बोल चुके थे कि सिपकिला दर्रा से होते हुए
सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आज दूसरी बार बता रहे हैं, मैप के थ्रू भी बता रहे हैं आपको। हम एक एक नदियों का मैप के थ्रू भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो ये इंडिया का मैप ऊपर आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको सिंधु और सतलज नदी सतलज सिपकिला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अगर इसकी प्रमुख परियोजना की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमुख परियोजना में एक तो हमने जहां ब्यास नदी आके मिला वह परियोजना हम बता चुके हैं, वो है हरिके बैराज, जहां पे ब्यास और सतलज नदी मिल के बनाती है हरिके बैराज, और इसी से निकलती है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। अभी तुरंत हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से है, तो आपको ये भी पूछा जाएगा, तो सतलज। और दूसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है सर, भाखड़ा नांगल परियोजना, गुरुत्व बांध है सर इस पे, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं आपको किस नदी पे है, हम भारत की बात कर रहे हैं तो वो है सतलज नदी पे। इसके अलावा दोस्तों नाथपा झाखड़ी परियोजना और कोलडैम परियोजना, तीसरा और चौथा भी लिख लीजिए, हम पेन चेंज कर रहे हैं, वो है नाथपा झाखड़ी परियोजना और चौथा है सर कोलडैम परियोजना। ये सभी सतलज नदियों पे हैं, 1 से लेके 4 तक। अगर इसके मुहाने की बात की जाए तो कहाँ मिलती है दोस्तों, तो चेनाब नदी मिलती है दोस्तों सतलज नदी में, और सतलज नदी मिलती है चेनाब नदी में। हम यहाँ पर से स्पष्ट देख रहे हैं कि चेनाब सतलज में या सतलज चेनाब में मिलती है, आगे पंचनद बन के सिंधु में मिलती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। जगह का नाम है मिठानकोट। सिंधु नदी तंत्र इति समाप्ता। सिंधु नदी तंत्र अब समाप्त हो गया दोस्तों, लेकिन अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो फैक्ट हैं वो अगले क्लास में दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा। अब उस फैक्ट के बाद हम शुरू करेंगे दोस्तों गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र और उससे जुड़ी प्रमुख नदियाँ, उससे जुड़े प्रमुख परियोजनाएं और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। सिंधु नदी के बाद गंगा, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्रा और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो दोस्तों आप लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों और आगे बढ़ना है। आगे हमारा टारगेट, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको हम एकदम डिटेल से पूरा ऑब्जेक्टिव्स यानी क्वेश्चन आंसर के सीरीज के साथ थ्योरी, दोनों पार्ट को हमको कवर करना है। और ये सभी क्वेश्चंस जो आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों, इतने डिटेल से आप कहीं भी देख लेना, इतनी डिटेल से आपको नहीं बताया जाया हुआ। धन्यवाद दोस्तों।